गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस लेक्चर की और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर्स लेक्चर एंड द फर्स्ट टॉपिक अबाउट दिस लेक्चर इज अबाउट जुलाई नेशनल चार्टर। तो पहले जानते हैं कि क्या है अभी रिसेंट में, ये न्यूज में अभी क्यों है, व्हाट इज द कंटेक्स्ट। द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट जुलाई नेशनल चार्टर। लेकिन पहले से यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो नेशनल चार्टर की यहाँ पे जो बात है, इट इज नॉट अबाउट इंडिया। तो कहां की बात है यहाँ पे? सो बांग्लादेश हैज अनाउंस्ड इट्स 13th जनरल इलेक्शन एज वेल एज अ नेशनल रेफरेंडम on the July National Charter to be held on February 12, 2026। अब ये जुलाई नेशनल चार्टर एग्जैक्टली है क्या? एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, साथ साथ रिफॉर्म ब्लूप्रिंट विच इज फॉर्मुलेटेड आफ्टर द जुलाई 2024 मास अपराइजिंग इन बांग्लादेश। जैसे कि हम सबको पता है कि जुलाई 2024 के अंदर बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ वहां पे एक पूरी मास अपराइजिंग वहां पे चली एंड उस टाइम पे वहां पे कुछ ऐसी बातें चली, कुछ ऐसे प्रपोजल्स आए टू चेंज द 1972 कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो सब लोगों ने वहां पे कुछ ऐसी बात करी कि जो 1972 का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे थोड़े से वहां पे चेंजेस होने चाहिए और जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ऐसी कुछ बातें चली थी उस टाइम पे बाय दी मास अपराइजिंग, और उसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक नेशनल रेफरेंडम एज वेल एज एक 13th जनरल इलेक्शन होने वाले हैं ऑन February 12, 2026, दैट इज इन द नेक्स्ट ईयर। तो उसके भी फाइनली वहां पे हो चुकी है डिक्लेरेशन। बेसिकली यहाँ पे ये पूरा कंसेंसस कौन बनाने वाला है? दैट इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, जो कि अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे चल रही है, दैट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी गवर्नमेंट अंडर मोहम्मद यूनुस एंड 30 पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो सब मिलके वहां पे ये पूरा कंसेंसस रेडी करेंगे। इस चार्टर को बनाने का मेन एम क्या है? टू इंस्टीट्यूशनलाइज डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आफ्टर द जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 2024। साथ साथ कुछ नए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल, इलेक्टोरल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने की यहाँ पे बात है, जिससे प्रो डेमोक्रेसी और उसकी जो मूवमेंट वहां पे चली उन सबके वहां पे गेन्स दैट इज प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। फीचर्स क्या रहेंगे? नो डाउट इट इज अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश गवर्नेंस, नॉट द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक ओवरव्यू में पता होना चाहिए। तो फीचर्स में क्या है? 28 पॉइंट रिफॉर्म डॉक्यूमेंट, जहां पे मल्टी पार्टी कंसल्टेशन करने के बाद उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। देयर विल बी अ कमिटमेंट टू इंप्लीमेंट द रिफॉर्म्स विच आर अलाइंड विद द पब्लिक एस्पिरेशन एज वेल एज द सैक्रिफाइसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लीगल रिविजन्स और नए नए कानून के द्वारा वहां पे चेंजेस को लाना है। साथ साथ कुछ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को एस्टैब्लिश करना है, किसके लिए? ताकि एक अनइंटरप्टेड इंप्लीमेंटेशन वहां पे इंश्योर हो सके और 2 साल के अंदर जो भी नई गवर्नमेंट वहां पे आएगी उसके 2 साल के अंदर इन सारे रिफॉर्म्स को वहां पे कंप्लीट करना है। So complete reforms within 2 years of the elected government which is taking the office. साथ साथ to ensure full protection for charter provision in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चार्टर के रिगार्डिंग पूरा प्रोटेक्शन होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार अभी चार्टर की कुछ प्रोविजंस यहाँ पे आए और आफ्टर दैट कुछ सालों के बाद उसके अंदर वहां पे चेंजेस हो जाए। एंड इट इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड द जुलाई 2024 प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग एज अ हिस्टोरिक इवेंट बेक्ड बाय द नेशनल कंसेंसस कमीशन। वो वहां पे उसको बैकअप देगा एंड द लास्ट सपोर्टेड बाय 25 to 30 पॉलिटिकल पार्टीज, जो एक पूरा एक ब्रॉड सोशिएटल एक्सेप्टेंस को वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट दिस जुलाई नेशनल चार्टर। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट 820। और क्या है अभी यहां पे न्यूज में? क्या है ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट? तो रिसेंटली द इंडियन नेवी
उन्होंने कुछ ऐसी वहां पे अनाउंसमेंट की है दैट द इंडियन नेवी विल कमीशन DSC, that is Diving Support Craft A20, which is the first indigenously designed diving support craft at Kochi. एग्जैक्टली क्या है? तो देखा जाए तो ये डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट जो है, इट इज डिजाइंड फॉर अंडर वाटर ऑपरेशंस लाइक डाइविंग मिशंस, इंस्पेक्शन, रिपेयर एज वेल एज सेल्वेज इन द कोस्टल वाटर्स. और किसने इसको किया है डेवलप? इट इज डेवलप्ड बाय टिटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड इन कोलकाता. उसका मेन उद्देश्य क्या है कि नेवी के अंदर डाइविंग को, साथ साथ अंडर वाटर इंस्पेक्शन को और उन सबको वहां पे और बेटर बनाना, साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हमारी मैरीटाइम कैपेसिटी को वहां पे और बेटर तरीके से वहां पे स्ट्रेंथन करना. उसके मेन फीचर्स क्या रहेंगे? तो यहाँ पे उसके सारे फीचर्स हैं. तो फीचर्स के अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बढ़िया सी स्टेबिलिटी वहां पे होगी, लार्जर डेक एरिया होगा, इंप्रूव्ड सी कीपिंग को वहां पे रखा जाएगा. डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज अबाउट 390 टन्स. एडवांस स्टेट ऑफ आर्ट डाइविंग सिस्टम्स, जहां पे सेफ्टी और ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स को वहां पे ध्यान में रखा जाएगा. साथ साथ डिजाइन एंड बिल्ट एज पर दी नेवल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ IRS and underwent comprehensive hydrodynamic analysis and model testing at NSTL विशाखापट्टनम. तो सारे के सारे उसके फीचर्स के रिगार्डिंग बात और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है. अगर इस तरीके के DSC और बनाए जाते हैं तो हमारे अंडर वाटर ऑपरेशंस और बेटर हो सकेंगे, हमारे जो कोस्टल मिशंस है उसकी कैपेबिलिटीज को हम और एनहांस कर सकेंगे. साथ साथ सदर्न नवल कमांड की ऑपरेशनल रेडीनेस जो है वो वहां पे और बेटर हो सकेगी. एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ माइलस्टोन इन इंडिजिनाइजेशन एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी स्वदेशी चीजों को और वहां पे बूस्ट करेगा. That's it. That is all about this diving support craft A20. साथ साथ हमने कुछ ऐसी चीज भी वहां पे अनाउंस की है दैट इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल. तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली पहली पैसेंजर वेसल उसने भी हमने वहां पे किया है लॉन्च. एंड इट इज द फर्स्ट इंडिजिनियस सच काइंड ऑफ वेसल विच इज लॉन्च्ड इन वाराणसी. तो वाराणसी के अंदर उसको वहां पे कॉमर्शियल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उसको रखा गया है, मेकिंग अ ब्रेक थ्रू इन ग्रीन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. बिकॉज वी नो दैट हाइड्रोजन इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन एनर्जी. और अगर हाइड्रोजन सेल से चलने वाली अगर हम पैसेंजर वहां पे पैसेंजर वेसल बना रहे हैं, सो इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. एक 24 मीटर की हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर्ड AC कैटामरन क्राफ्टेड फॉर जीरो एमिशन पैसेंजर मूवमेंट. वहां पे देखा जाए तो जीरो कार्बन एमिशन वहां पे मिलेगा एंड इट इज कॉल्ड एज अ क्लीन मोबिलिटी. सो विदाउट एनी काइंड ऑफ कार्बन एमिशन वहां पे मूवमेंट को और सपोर्ट दिया जाएगा. लोकेशन कहां पे है इसकी? तो बोला एट नमो घाट इन वाराणसी. किसने किया है डेवलप? तो डेवलप बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. उसके मेन फीचर्स क्या है? तो एक साथ 50 पैसेंजर को कंफर्टेबली विथ एयर कंडीशनिंग वो अर्बन रिवर मोबिलिटी वहां पे प्रोवाइड करेगी. इन शॉर्ट 50 पैसेंजर को यहां से वहां ले जा सकती है विथ AC सर्विसेज. वहां पे एयर कंडीशनिंग वहां पे होगी. प्रोपल्शन की अगर हम बात करें तो इट यूजेस लो टेम्परेचर PEM फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, जो उसे साइलेंट बनाता है, वाइब्रेशन फ्री बनाता है. एंड वहां पे आप देख सकते हैं कि क्रूजिंग वहां पे हो सकता है. It emits only water and that's why it is known as completely pollution free navigation on river Ganga. It can operate for around 8 hours on a single hydrogen refill, supporting daily commercial runs. वो एक साथ 8 घंटे तक वहां पे चल सकता है. तो देखा जाए तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज को और वहां पे बूस्टअप मिलेगा. हाइब्रिड सिस्टम है. इट इंटीग्रेट्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल बैटरीज एज वेल एज सोलर पैनल्स टू ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी. स्पीड लगभग 6.5 नॉट्स के आसपास वहां पर रहेगी, विच विल बैलेंस द एनर्जी एफिशिएंसी विद द सेफ रिवराइन ऑपरेशंस. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वेसल जो अभी रिसेंटली वाराणसी के अंदर. अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल एग्जैक्टली होता क्या है? तो भैया एक इलेक्ट्रो
केमिकल डिवाइस है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जहां पे लास्ट में सिर्फ वाटर और हीट ही वहां पे रिलीज होती है, वहां पे कोई कार्बन का एमिशन नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ क्लीन एफिशिएंट पावर जनरेशन टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन जो है वो एनोड के अंदर एंटर होता है इसके अंदर, सप्लाइंग द फ्यूल फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल स्प्लिटिंग। A catalyst splits the hydrogen into protons and electrons, which initiate the energy conversion. Protons जो है it moves through the PEM membrane to the cathode and maintaining the reaction flow. Electrons which are unable to cross the membrane, they travel via external circuit to generate the electricity. कैथोड के ऊपर अगर हम बात करें तो एट कैथोड ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू फॉर्म वाटर एंड रिलीज द हीट। उसके फीचर्स क्या है, तो जैसे कि आगे हमारी बात हुई, वहां पे जीरो एमिशन है, सिर्फ पानी वहां पे बाहर निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट। इट ऑफर्स हाई एफिशिएंसी देन कंबशन इंजिन्स, और साथ साथ देखा जाए तो इट प्रोवाइड्स क्वाइट एंड वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशंस, ना कोई आवाज ना कोई वाइब्रेशंस, adaptable across the mobility, stationary and portable clean power applications। कहां कहां पे इसका यूज हो सकता है, तो कार्स हो गई, बस वगैरह है, ट्रक्स है, शिप्स, ड्रोन्स, हर जगह पे इसका यूज हो सकता है। इट कैन ऑल्सो डिप्लॉय इन द स्टेशनरी सिस्टम्स फॉर बिल्डिंग्स, डेटा सेंटर्स एज वेल एज रिमोट ग्रिड पावर्स, and it is used in portable supply system for defense, small device as well as emergency backup। तो बहुत सी अलग अलग जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं इस टाइप की बैटरी का, विच इज रन ऑन दी हाइड्रोजन फ्यूल। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस वेसल। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एक चीज आपको क्लियर कर दूं, दैट इज पीडी गुरुकुल, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन की तीनों ब्रांच, अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस के ऊपर नई बैचेस की हो रही है शुरुआत फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जाम्स। वी ओनली फोकस ऑन दी हायर लेवल एग्जामिनेशंस, और वहां पे स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम की आपको नई बैचेस मिल जाएगी। एंड एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो देयर इज अ स्कीम दैट यू विल गेट 3 days फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन द एडमिशन। सो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करवाया है फॉर सच अ गुड बैच, तो वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और देयर इज आल्सो अनदर ऑप्शन, यू कैन आल्सो कांटेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से 1-to-1 मेंटरिंग प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके से प्रिपरेशन को और एक जोर वहां पे दिया जाता है। तो एक बार इस बैच को ज्वाइन करें, एटलीस्ट डेमो के लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाए एंड डेमोस को अटेंड करें, एंड देन आफ्टर यू विल गेट द आइडियाज कि किस तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे होती है, किस तरीके का माहौल यहाँ पे आपको मिलता है, एंड ओनली आफ्टर दैट यू कैन गेट द एडमिशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं। साथ साथ एक और चीज भी है कि यहाँ पे आपके सामने जो लेक्चर है उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज ऑल्सो मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So you can go there, you can join the channel, you can download this PDF, which is prepared in the context of prelims as well as mains. And you can also see that this PDF is available in dual languages, that is Gujarati as well as English. So for all those aspirants who are doing their preparation, even in Gujarati medium, you can also download this PDF, जहां से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए द नेक्स्ट टॉपिक, एंड क्या है यहाँ पे, तो बोले इटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू विन यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर इट्स नेशनल क्यूजीन। So UNESCO has inscribed Italian cooking on its intangible cultural heritage list, making the Italy the first country in the world to receive recognition for its entire national cuisine। कोई एक या दो स्पेसिफिक फूड आइटम्स की बात नहीं है, पूरे इटालियन क्यूजीन की बात है, और सबको यहाँ पे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली लिस्ट के अंदर वहां पे एड ऑन किया गया है। सो हिस्टोरिक यूनेस्को रिकॉग्निशन that declares Italian cooking not a single dish but the entire culinary tradition।
culinary tradition as an element for humanity's intangible cultural heritage. आगे भी हमने और लेक्चर्स के अंदर भी यही सिस्टम के ऊपर बात की है कि यूनेस्को का अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो देयर इज एन इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। उसका 20th सेशन वहां पे हेल्ड है। कहां पे? तो बोले दिल्ली के अंदर, जहां पे अलग अलग ऐसी चीजों को इस लिस्ट के अंदर ऐड किया जाता है जो इंटेंजिबल कल्चर को वहां पे प्रोटेक्ट कर रहा है। सो रिकॉग्निशन का टाइटल वहां पे क्या रहा? दैट इज इटालियन कुकिंग बिटवीन सस्टेनेबिलिटी एंड बायो कल्चर डाइवर्सिटी। और उसके अलग अलग फीचर्स यहाँ पे है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके फीचर्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। यू जस्ट हैव टू हैव एन आइडिया अबाउट कि भैया ऐसे कौन सा देश है जिसका पूरा क्यूजीन यूनेस्को की इस लिस्ट के अंदर वहां पे एड ऑन हुआ है। तो आंसर इज इटली। इंफॉर्मेशन बाकी मैंने यहाँ पे दी हुई है, बट ओवरऑल बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काम का है। Next topic, ISRO is about to launch the heaviest US commercial satellite, जिसका नाम है ब्लूबर्ड 6। अभी तक का सबसे हेवीएस्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च होने के लिए जा रहा है, जिसका नाम होगा ब्लूबर्ड 6। और कौन लॉन्च कर रहा है? तो बोले इसरो। एक अमेरिकन कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वेट होगा लगभग 6.5 टन। नाम है उसका ब्लूबर्ड 6 और वो लॉन्च होने के लिए जा रहा है बाय LVM-3 रॉकेट। तो फाइनली इसका लॉन्च हुआ ऑन December 15 बाय LVM-3 रॉकेट। और देखा जाए तो कहां पे है? तो बोले इट्स अ लोअर अर्थ ऑर्बिट विच इज नोन एज LEO communication satellite, which is a part of AST Space Mobile's next generation constellation, which is designed for direct to device mobile broadband globally. इन शॉर्ट कम्युनिकेशन पूरा डिवाइस है, कम्युनिकेशन के लिए पूरा एक सैटेलाइट है। इट्स द लार्जेस्ट कॉमर्शियल फ्रेज्ड एरे एंटेना इन लोअर अर्थ ऑर्बिट विच इज अबाउट 2400 स्क्वायर फीट वंस डिप्लॉयड। ब्लॉक 2 सीरीज है वहां पे, प्रोवाइड्स अप टू 10,000 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ पर सैटेलाइट। इट enables non-continuous direct to device connectivity in the areas without terrestrial networks। और अगर इस लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें विच इज नोन एज LVM-3, तो उसके लिए वहां पे एक वर्ड भी चलता है, इट इज ऑल्सो नोन एज बाहुबली रॉकेट, विच इज इंडियाज हेवीएस्ट लिफ्ट लॉन्च व्हीकल capable of placing 8,000 kg into lower Earth orbit and 4,000 kg in GTO, and the designated launcher for Gaganyaan human space flight mission। जो हमारा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है गगनयान, उसके लिए मोस्टली यहीं से मतलब इसी लॉन्चर से उसको वहां पे लॉन्च किया जाएगा। 3 स्टेज कंफिगुरेशन वहां पे है, तो 3 अलग अलग स्टेजेस का कंफिगुरेशन which is a kind of technical details जो यहाँ पे आपके सामने है। डायमेंशन है लगभग 43.5 मीटर की हाइट, 640 टन लिफ्ट ऑफ मास एंड 5M पेलोड फेयरिंग। प्रिसीजन स्टेजिंग की अगर हम बात करें, उसकी सीक्वेंस की बात करें, तो जैसे कि आगे हमारा वहां पे हमने जो लिखा बस वही चीज यहाँ पे भी रिपीट। इट इंजेक्ट्स स्पेसक्राफ्ट इनटू GTO इन लगभग 974 सेकेंड्स। Recently launched CMS-3, that is 4.4 tons successfully, and human-rated LMV-3 variant to fly the astronauts under Gaganyaan in 2027। तो गगनयान के अंदर भी इसका वहां पे लॉन्चर का वहां पे यूज होने वाला है। And the last topic about today's lecture, that is about hard corals, which is also known as stony corals। तो अभी क्या है यहाँ पे न्यूज में? अ ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, उसका असेसमेंट उसने वहां पे कुछ बताया है। असेसमेंट शोज कैरेबियन हार्ड कोरल कवर हैज बीन डिक्लाइन बाय 48% बिटवीन 1980 एंड 2024। और उसका मेन रीजन क्या है? तो बोला एक्सट्रीम हीट एंड ब्लीचिंग इवेंट्स। हार्ड कोरल्स एग्जैक्टली होते क्या है? दे आर द मराइन एनिमल्स दैट सेक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स फॉर्मिंग द रिजिड स्ट्रक्चर दैट मेक अप कोरल रीफ्स which supports 1/3 of the marine biodiversity। अलग अलग टाइप्स के कोरल्स होते हैं, जहां पे मेजरली होते हैं, एक होते हैं हार्ड कोरल्स जो रीफ बना सकते हैं,
दूसरे होते हैं सॉफ्ट कोरल्स, लेकिन वो रीफ नहीं बना सकते हैं। इट इंक्लूड सी फिंगर्स, सी विप्स, दे आर फ्लेक्सिबल प्लांट लाइक बट विदाउट स्टोनी स्केलेटन। वहां पे स्टोनी स्केलेटन नहीं होता है। तो ध्यान रखना, जो सॉफ्ट कोरल्स है दे आर नॉट एबल टू मेक दी कोरल रिफ्स, इट कैन ओनली बी मेड बाय हार्ड कोरल्स। और हार्ड कोरल्स के फीचर्स की अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन्स आपको वहां पे मिलते हैं, जो सेंचुरीज, बहुत ही सालों से वहां पे है। They live in colonies of tiny polyps, each hosting Zooxanthellae algae that provide food through photosynthesis. There is a kind of symbiotic relation between the corals as well as Zooxanthellae. Zooxanthellae जो है वो उसे फूड प्रोवाइड करती है और जो कोरल्स है वो उसे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। It formed the foundation of coral reef ecosystem, which enables the fish nurseries, coastal protection as well as high biodiversity. जहां पे वार्म, क्लियर एंड शैलो वाटर्स होते हैं और एक स्टेबल कंडीशंस होती है, वहां पे आपको ये सब कोरल्स वगैरह मिलते हैं। और मास ब्लीचिंग इवेंट्स विच आर ड्रिवन बाय एक्सट्रीम हीट वेव्स, स्पेसिफिकली 1998, 2005, 2024, 324, उसकी वजह से कोरल स्टारवेशन और मोर्टेलिटी के रेट्स बहुत ही ज्यादा है। बाकी आपका एनवायरमेंट वाले जोन के अंदर ये सब चीजें आती है, बट ओवरऑल पता होना चाहिए कि अभी रिसेंटली कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर लगभग 48% का डिक्लाइन आया है इन दिस कोरल्स। एंड दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर लेक्चर। और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और वहां पे कंटिन्यू करेंगे।